Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are fine. Today our topic is best first search in artificial intelligence. आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। इससे पहले हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च को डिस्कस किया। अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या चीज़ है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिदम्स को देखा। वो क्या काम करते थे? वो अनइन्फॉर्म्ड के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि ऐसी सर्चिंग जिसके अंदर हमें गोल तो पता है कि हमारी गोल स्टेट क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने पाथ क्या फॉलो करना है। तो हम हर नोड पे जाते हैं और अपनी चेक करते हैं कि हमारा ये गोल है या नहीं है, लेकिन वहां पे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जिन एल्गोरिदम्स को हमने डिस्कस किया, हम उन्हें कहते हैं कि ये अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन आज जिस एल्गोरिदम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिदम्स में नहीं आता। आज हम जिस एल्गोरिदम को स्टडी कर रहे हैं वो है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का कंसेप्ट क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च है। यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम करता था? ब्रेथ फर्स्ट सर्च हॉरिजॉन्टली वर्क करता था, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और ये हमारी गोल स्टेट है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ABCDGHEF और हॉरिजॉन्टली वर्क करता था और अकॉर्डिंग टू फाइफो लाइफो मेथड। लेकिन जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्टिकली काम करता था, लेकिन उसके अंदर हम फाइफो मेथड यूज करते थे। तो गाइज इस तरह हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक कॉम्बिनेशन एल्गोरिदम मिलता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च इज कॉल्ड बेस्ट फर्स्ट सर्च। यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च बनता है। यानी कि हम अगर इस तरह कहें कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बेनिफिट्स हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च के बेनिफिट्स हैं, उन दोनों को मिला के, उसके एडवांटेजेस को मिला के जो हमारे पास एक बेहतरीन एल्गोरिदम हमें डिस्क्राइब होता है, उसको हम कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ओके गाइज, हम सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट्स क्या होते हैं इसके बेस्ट फर्स्ट सर्च के कंसेप्ट इस तरह हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है और एक गोल स्टेट है। जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, वो क्या काम करता था? वो इन तीनों को चेक करता था। पहले वो बी के पास जाता था, डी के पास जाता था, फिर सी के पास जाता था। तो तीनों को वन बाय वन चेक करता था। अगर गोल होता था तो वो गोल को एक्यूरेटली सक्सेस कर देता था, अगर गोल नहीं था तो वो नेक्स्ट मूव कर जाता था। इसी तरह गाइस, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च था वो पहले लेफ्ट साइड पे वाले चाइल्ड में जाता था, नोड पे जाता था, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड के नोड पे जाता था। तो इट्स मीन कि ये पहले डेप्थ को फॉलो करता था, फिर उसके बाद राइट साइड पे आता था। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों एल्गोरिदम्स को मिला के एक एल्गोरिदम हमें मिला, जिसको हम कहते हैं बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम, बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ओके, अब इसमें क्या होगा? इसमें स्टार्ट गोल से शुरू होगा और स्टार्ट गोल के बाद हम हमारे पास तीन एक्सपेंडेबल नोड हैं, यानी कि तीन एक्सपेंडेबल नोड हैं। एक बी है, एक सी है और एक डी है, यानी कि ए के तीन चाइल्ड हैं, एक बी है, एक सी है और एक डी है, और तीनों नोड्स की अपनी अपनी हेरिस्टिक वैल्यूज है। अब ये इतना इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट वे में वर्क करेगा कि इसको पता होगा कि किस नोड की जो हेरिस्टिक वैल्यू है वो सबसे कम है। तो वो जिस नोड की हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उस पे मूव कर जाएगा। तो अब इसमें सबसे ज्यादा हेरिस्टिक वैल्यू किसकी कम है? 2, डी की। तो डी की हेरिस्टिक वैल्यू 2 है। तो जो ए से किसकी तरफ मूव करेगा? डी की तरफ। अब जब डी की तरफ आएगा तो वो कहेगा अच्छा एक और भी इससे भी कम हो सकती है, या इससे इसके अलावा भी कोई ना कोई हमारे पास पाथ हो सकता है जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू कम है। तो ओके, लेकिन इसके अलावा कोई भी, किसी की भी, इसकी सी की 7 है, बी की 6 है, किसी की हेरिस्टिक वैल्यू कम नहीं है। तो अब इसके अलावा इसके बाद जब डी की तरफ आएगा तो डी के बाद डी के चाइल्ड्स में मूव कर जाएगा। जब डी के चाइल्ड्स में मूव करेगा तो अब यहाँ पे उसके पास ई और एफ, यानी कि डी की एक्सपेंडेबल फॉर्म में अगर हम चलें तो डी के आगे ई और एफ हमें मिला। अब ई और एफ, जब ई और एफ पे आएगा तो यहां से फिर अगेन वो सोचेगा कि हो सकता है कि कोई और पाथ हो, यानी कि बी या सी में कोई और पाथ हो जिसकी ई तक, यानी कि आगे डी के आगे जो कास्ट है वो 5 से कम हो। तो जो अगर 5 से कम होगी तो वो उस पाथ को फॉलो करने की तरफ जाएगा। तो अगर वो बी की तरफ जाता है तो बी के आगे दो एक्सपेंडेबल फॉर्म है, चाइल्ड्स हैं, दो एक्सपेंडेबल फॉर्म की तरफ, चाइल्ड की तरफ जब बढ़ेगा तो उसको 7 और 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगेन 7 और 6 हेरिस्टिक वैल्यू डी के सब चाइल्ड से ज्यादा है। तो अगेन जो एल्गोरिदम है वो वापस कहाँ पे आ जाएगा? ए, डी और ई के ऊपर। तो गाइज इस तरह जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है वो इस वे में काम करता है कि वो हिस्ट्रिक वैल्यू को कंसिडर
कंसीडर करता है, हिस्ट्रिक वैल्यू को चेक करता है। जिस पाथ में हिस्ट्रिक वैल्यू कम होती है वो उस पाथ को फॉलो करते हुए अपने गोल स्टेट तक चला जाता है। सो गाइज ये इसका एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बाद हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है रफ एग्जांपल। एक रफ एग्जांपल की मदद से हम पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च होता क्या है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर वर्किंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि बेस्ट फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है। सो गाइज हमारे पास अब पहला नोड, फर्स्ट नोड है ए नोड। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि ए नोड हमारा गोल है, नो, ए नोड हमारा स्टार्ट नोड है। तो स्टार्ट नोड से हमने कहां पे जाना है, गोल नोड पे। तो ए को हम जब कट ऑफ करेंगे यानी कि ए से मूव करेंगे सेकंड स्टेप पे, तो सेकंड स्टेप पे अब हमारे पास ए के बाद दो एक्सटेंडेबल यानी कि एक्सपेंडेबल फॉर्म चाइल्ड्स मिले, तीन एक्सपेंडेबल चाइल्ड्स मिले, बी सी और डी। और डी की हेरिस्टिक वैल्यू है 1, सी की हेरिस्टिक वैल्यू है 5, बी की हेरिस्टिक वैल्यू है 3। ओके, जैसा कि गाइस मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि एल्गोरिदम में क्या होगा कि वो क्या सर्च करेगा कि किसकी हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। तो अब हम देखें तो हमारे पास डी की हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, तो ए के बाद वो किस पे मूव करेगा, डी पे, और डी के चाइल्ड्स को अनफोल्ड कर देगा यानी कि डी के चाइल्ड को एक्सपेंड कर देगा। तो डी के चाइल्ड को जब एक्सपेंड करेगा तो स्टेप 3 में हमारे पास डी के चाइल्ड एक्सपेंड हो गए। जब डी के चाइल्ड एक्सपेंड होंगे तो ई और एफ, और ई की हेरिस्टिक वैल्यू है 4 और एफ की हेरिस्टिक वैल्यू है 6 और ई की हेरिस्टिक वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6। अब अगर हम यहाँ डी से आगे मूव करें तो हमने क्या स्टडी किया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में जो आउट हुआ होता है यानी कि जिसको हमने चूज किया होता है, जिस पे हम मूव किए होते हैं, उसको आगे एक्सपेंड करते हैं और फिर उसके चाइल्ड में जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होती है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम डी से आगे मूव करें तो हम ई की तरफ आएंगे क्योंकि ई की हेरिस्टिक वैल्यू 4 है और डी की हेरिस्टिक वैल्यू 6 है। लेकिन अगेन वो यहाँ पे सोचेगा हो सकता है कि मैं बी की तरफ जाऊं और बी के जो आगे एक्सपेंडेबल फॉर्म है उसकी हेरिस्टिक वैल्यू इससे कम हो। चले हम जब यहाँ से डी की तरफ वापस और ए की तरफ जाएंगे तो ए से बी की तरफ आएंगे क्योंकि डी के बाद सबसे कम किसकी हेरिस्टिक वैल्यू है, 3 यानी कि बी की। तो बी की तरफ आएंगे तो जब बी से स्टेप 4 में आएंगे तो बी के आगे हमें जी और एच मिलेंगे यानी कि जी और एच उसकी एक्सपेंडेबल चाइल्ड्स हैं, बी के एक्सपेंडेबल चाइल्ड्स हैं। जी की हेरिस्टिक वैल्यू 6 है, एच की हेरिस्टिक वैल्यू 5 है। तो अब यहाँ पे हमें हेरिस्टिक कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, तो हम कहाँ पे वापस चले जाएंगे, बी ए डी पे और डी के वापस डी से ई पे। तो ई की हेरिस्टिक वैल्यू इन दोनों के बी के चाइल्ड से कम है तो हम यहाँ पे रहे आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम ई जो हमने भी डिस्कस किया कि जिसको हम जिस हेरिस्टिक वैल्यू को हम कम कंसीडर करेंगे यानी कि उसको हम फिर आगे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ई को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास स्टेप 5 में आई और जे मिलेंगे और आई और जे। अब फॉर एग्जांपल कि आई की वैल्यू 11 है और जो हमारा गोल है, जे हमारा गोल था और इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो अब ई पे जब आएंगे तो ई आई की वैल्यू हिस्ट्रिक वैल्यू 11 है और जे की हिस्ट्रिक वैल्यू 0 है। तो इस तरह हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ये हम गोल को अचीव कर लिया हमने, तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन गया, ए डी ई और जे। तो गाइज इस तरह बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्क करता है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, ये कॉम्बिनेशन है बेस्ट फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उन दोनों से मिलके एक एल्गोरिदम बना है जिसको हम कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च। यानी कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो वर्टिकली वर्क करता है। लेकिन जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये अकॉर्डिंग टू हेरिस्टिक वैल्यू, जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू कम होती है उसकी तरफ मूव करेगा और उसके चाइल्ड को एक्सपेंड कर देगा और उसके चाइल्ड को एक्सपेंड करने के बाद फिर उसके बाद जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उसके चाइल्ड्स को एक्सपेंड करते हुए अपने गोल को अचीव करेगा। सो गाइस इस तरह ए से हमने स्टार्ट किया और जे हमारा एंड नोड था, गोल नोड था। तो जे ए हमारा स्टार्ट नोड था, जे हमारा गोल नोड था। तो इस तरह हमने अकॉर्डिंग टू बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को यूज करते हुए अपने गोल को अचीव किया और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जो कि ए डी ई और जे है। ओके गाइस, अब हम प्रॉपर एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास एक ट्री है और ट्री में ए एक हमारा स्टार्ट नोड है और जे हमारा गोल नोड है। अब हम अकॉर्डिंग टू बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करेंगे, एक से जब हम मूव करेंगे तो ए के बाद हमें जब ए को अनफोल्ड करेंगे तो हमें 3 चाइल्ड मिलेंगे यानी कि 3 नोड्स मिलेंगे, बी सी और डी। बी की हेरिस्टिक वैल्यू 6 है, सी की हेरिस्टिक वैल्यू 7 है, डी की हेरिस्टिक वैल्यू 2 है। अब हम देखेंगे कि किसकी हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, डी की हेरिस्टिक वैल्यू 2 है तो हम डी पे आ जाएंगे और डी को अनफोल्ड कर देंगे। जब डी को अनफोल्ड करेंगे तो आगे हमें ई और एफ मिलेंगे और ई और एफ, मतलब ई की वैल्यू 5 है और एफ की वैल्यू
7 है, यानी कि f की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 है, e की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है। ओके, अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई हमारे पास कम वैल्यू रखता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम रखता है, लेकिन हम जब ई को आगे अनएक्सपेंड करेंगे तो हमें फिर आगे दो चाइल्ड मिलेंगे, ई के दो अनफोल्डेबल चाइल्ड मिलेंगे, फोल्डेबल चाइल्ड मिलेंगे। ओके, आई और जे, आई की वैल्यू 11 है और जे की वैल्यू 0 है। तो अब अकॉर्डिंग टू बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जिसकी वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी उस नोड पे हम मूव कर देंगे। तो ए, डी, ई और जे, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे पाथ बनेगा ए, डी, ई और जे। सो गाइस, अब इसी एग्जांपल की मदद से हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक ओपन लिस्ट और एक क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट किसको कहते हैं? ओपन लिस्ट कहते हैं अनएक्सपेंडेबल फॉर्म को। अनएक्सपेंडेबल फॉर्म मतलब कि ऐसे नोड्स जिनको हमने अभी तक एक्सपेंड नहीं किया होता, ऐसे नोड्स जिनको हमने एक्सपेंड नहीं किया होता, उन नोड्स को हम ओपन लिस्ट में लिखते हैं। और क्लोज लिस्ट मतलब ऐसे नोड्स जिनको हम एक्सपेंड कर चुके होते हैं, उनको हम क्लोज लिस्ट में लिखते हैं। ओके, एक एग्जांपल, इस एग्जांपल की मदद से हम इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। सो गाइस, हमारे पास ये स्टार्ट नोड था और ये एंड नोड था। स्टार्ट नोड ए को हमने लिख लिया, ये हमारे पास अनएक्सपेंडेबल नोड है, अभी फिलहाल अनएक्सपेंडेबल नोड है, हमने ए को इधर लिख लिया। ओके, और गाइज यहाँ पे कोर पॉइंट बता दूं, हमने असेंडिंग फॉर्म को डिस्कस करना है। असेंडिंग फॉर्म मतलब कम, जो सबसे कम है उसको पहले लिखना है, जो उससे बड़ा है फिर उसको उसके बाद। तो सबसे कम हमारे पास अभी स्टार्ट नोड पे ए है, तो ए को हमने लिख लिया। फिर उसके बाद ए को हमने आउट करना है, यानी कि ए से हमने कहीं ना कहीं पे मूव करना है। तो ए हमारा गोल नहीं है, तो ए को हमने कर दिया कट। तो ए को जिसको कट करेंगे वो आउट हो जाएगा, यानी कि वो अनएक्सपेंडेबल फॉर्म से वो एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि हमने ए को आगे तीन एक्सपेंड किया तो हमें तीन चाइल्ड मिले, बी, सी और डी। तो जब ए को एक्सपेंड किया तो ए को एक्सपेंड करने के बाद हम उसको क्लोज लिस्ट में लिख लेंगे। ओके, अब जब ए को एक्सपेंड किया तो हमें बी, सी और डी मिले। अब इन तीनों में जो सबसे कम है वो पहले लिखा जाएगा, D2, B6 और C7। ओके, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। अभी ये अनएक्सपेंड है, तो अनएक्सपेंड है तो हमने इनको अनएक्सपेंड ओपन लिस्ट में लिख लिया, हमने अभी इन तीनों को एक्सपेंड नहीं किया। ओके, अब हमारे पास जो सबसे छोटा है कौन सा है? D2। अब D2 को चेक करेंगे, D2 हमारा गोल है? नो, D2 हमारा गोल नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? आउट कर देंगे, और इसको आउट यानी कि एक्सपेंड कर देंगे। तो जो अकॉर्डिंग टू बेस्ट फर्स्ट सर्च जो सबसे कम होता है, हम उसको एक्सपेंड करते हैं आगे। तो सबसे कम D2, तो ये D2 हमारा गोल भी नहीं है, लेकिन हमने इसको आगे एक्सपेंड कर दिया, तो D2 यहां से खत्म होके क्लोज लिस्ट में चला गया। ओके, अब यहाँ पे क्या रह गया? B6 और C7। B6 और C7 ये अभी तक अनएक्सपेंडेबल है, इसलिए हमने इनको ओपन लिस्ट में ही रहने दिया, और D2 को हमने आगे एक्सपेंड कर दिया है, तो इसको हमने D2 को कट करके कहाँ पे ले आए? क्लोज लिस्ट में। ओके, जब D2 को एक्सपेंड किया तो हमें E5 और F7 मिला, E5 और F7, और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग फॉर्म हमारे पास E5 पहले आएगा, फिर B6, फिर C7 और फिर F7। अकॉर्डिंग टू असेंडिंग फॉर्म हमने अभी इन तीनों को लिखा, चारों को लिखा, तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है? E5। तो E5 हमारा गोल है? नो, E5 हमारा गोल नहीं है। तो E5 हमारा गोल नहीं है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। जब E5 को हमने एक्सपेंड किया तो हमें I11 और J0 मिले, और यहां से एक्सपेंड हो गया, तो हम इसको क्लोज लिस्ट में लिख लेंगे, क्योंकि बाकी अभी तक B6 और C7 और F7 ये अभी तक जो है वो अनएक्सपेंड हैं, तो इनको हम अनएक्सपेंड यानी कि क्लोज ओपन लिस्ट में ही रहने देंगे। ओके, अब जब हमारे पास हमने E को आउट किया, E को एक्सपेंड किया, तो हमें I11 और J0 मिला, I11 और J0। अब अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर J0 पहले आएगा, B6, C7, F7 और I11। तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर जब लिखा, तो अब J0 हमारे पास हमारा गोल है, तो J0 हमारा गोल हो गया, तो हमें गोल मिल चुका है। तो गोल मिलने के बाद हम इसको भी एक्सपेंड कर देंगे और कहाँ पे लिख देंगे? क्लोज लिस्ट में। तो अब हमें अपना गोल मिल चुका है, अब बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। ओके, हमें जब गोल मिल जाएगा तो हम बाकी नोड्स को छोड़ देंगे। बाकी जितने भी नोड्स हैं हमारे पास, B6 है, C7 है, E7 है, I11 है, इन सब को हम छोड़ देंगे। ओके, तो हमारे पास फिर शॉर्टेस्ट पाथ क्या बना? A, D, E और J। A, D, E और J, दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि फाइनल पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या बना? A, D, E और
जे। तो गाइस इस तरह हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं। तो अब हम चलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ। पॉइंट नंबर 4, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हर स्टार्ट गोल से लेके गोल स्टेट तक जो टाइम लगता है, यानी कि टाइम टाइम एग्जीक्यूशन, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो क्या होती है? वो होती है बी डी, बी की पावर डी। बी मीन ब्रांच फैक्टर, ब्रांच फैक्टर के उसके चाइल्ड्स कितने थे, ठीक है। इसी तरह डी, डी क्या होता है? डेप्थ, कितनी डेप्थ पे जाके हमें हमारा गोल मिला है। तो गाइज इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है बी और डी, बी की पावर डी। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? सोल्यूशन। अच्छा गाइज यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं, जरूरी नहीं कि हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देगा, यानी कि बेस्ट सोल्यूशन ही देगा, बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देगा। ये इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हमारा गोल कहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम बेस्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें या डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग सिचुएशन डिफरेंट होंगी। तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे लास्ट पे, तो हम इसको 100% श्योर नहीं कर सकते कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करेगा। सो गाइज इस तरह हमने आज के ट्यूटोरियल में बेस्ट फर्स्ट सर्च को डिस्कस किया और देखा एक रफ एग्जांपल की मदद से, फिर हम प्रॉपर एग्जांपल की मदद से हमने डिस्कस किया। सो गाइज होप सो कि आपको समझ आ चुकी हो, होप सो गाइज आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्यूटोरियल्स बनाने में, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में बड़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई कर सकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्यूटोरियल को भी लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।